इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स। इसके अंदर हमारे जो आज की चीजें हैं, जो हम लोगों ने आज टॉपिक्स देखने हैं, जो चीजें हम लोगों ने आज करनी है, उसमें हमारे पास वो कुछ चीजें हैं जो लास्ट टाइम हमारी मतलब हम लोगों ने पढ़ी थी, उनका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन एज ए एग्जाम्पल के तौर पर एक बता दूंगा। यानी कि जिसमें हमारा आता है टर्म फ्रीक्वेंसी और आईडीएफ, यानी कि जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होती है कि एक डॉक्यूमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी किसी एक टर्म को लेके। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेस, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेस, इनके वेक्टर स्पेस मॉडल को यूज करते हुए डॉक्यूमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन जिसमें से आप लोग इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करोगे। तीसरी चीज हमारे पास क्यूरी रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेस, कि पहले हम लोग डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन बेटर करते हैं, उसके बाद फिर क्यूरी की रिप्रेजेंटेशन बेटर करते हैं। कि ये जो डॉक्यूमेंट और क्यूरीज वो होती हैं जिसकी बेस पे हम लोगों ने कुछ ना कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, और डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन वो अगर हम लोगों की डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन ठीक होगी तो ही हमारी क्यूरी भी एफिशिएंटली काम करेगी उसके ऊपर। जैसे कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स के अंदर अपने डाटा को एक स्ट्रक्चर में और वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, फिर ही हमारी क्यूरीज एफिशिएंटली काम करती हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स के साथ भी होता है, डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी बेटर होगी तो उसी हिसाब से हमारी क्यूरी भी एफिशिएंटली काम करेगी। और जब हम क्यूरीज लगाते हैं तो उसमें से जो हमारे सिमिलर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसमें आ जाता है फिर सिमिलरिटी मेजर्स। तो वो हम लोग सिमिलरिटी मेजर कैसे करते हैं वो चीजें देखेंगे। तो आज के मतलब आज के जो लेक्चर के अंदर ये 4 चीजें हम लोगों ने करनी है। तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटिंग टीएफ और आईडीएफ, यानी कि टर्म फ्रीक्वेंसी और आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इसकी एक एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखाने लगा हूं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने ये चीजें की थी एट द एंड पे, उनकी एक एग्जांपल आप लोगों को वहां से स्टार्ट करता हूं, फिर आगे हम चलते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें हैं एज एग्जांपल के तौर पर मैंने इस चीज को लिया हुआ है कि हम लोग इन चीजों को प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। तो जो पहली चीज होती है ना, अब इसके अंदर दो चीजें हैं, टीएफ और डॉक्यूमेंट, इनके टर्म फ्रीक्वेंसी, और डीएफ मतलब डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब जो पहली चीज है टर्म फ्रीक्वेंसी, कहता है गिवन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स विद गिवन फ्रीक्वेंसी। कि यहाँ पे पहली चीज उसने टर्म फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है कि जो टर्म्स हमें दी हुई है ना, हम लोगों ने किसी एक डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक टर्म की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ए बी सी ये 3 टर्म्स हैं और कोई एक डॉक्यूमेंट है। तो जो मेरे पास ए टर्म है एक, वो उस डॉक्यूमेंट के कितनी टाइम में आई है, 3 टाइम। और जो बी एक टर्म थी वो उस डॉक्यूमेंट में कितने टाइम आई है, 2 टाइम। और जो सी एक टर्म थी वो उस डॉक्यूमेंट में कितने टाइम आई है, 1 टाइम। तो मतलब ए बी सी ये 3 टर्म्स हो गई, और उस एक डॉक्यूमेंट में उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो साथ मैंने नोट कर ली कि ए कितने टाइम आया, बी कितने टाइम आया और सी कितने टाइम आया। दूसरी चीज इसमें आ गई, ये तो हो गया एक डॉक्यूमेंट के लिहाज से उस उन टर्म्स की फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी। जो हम लोग किसी एक डॉक्यूमेंट के लिहाज से उस टर्म को देख रहे होते हैं जिस टर्म को मैंने सर्च करना है या फाइंड करना है। दूसरी चीज इसमें होती है अज्यूम कलेक्शन कंटेंट, मतलब अगर दूसरी चीज होती है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब अब ये तो टर्म होगी ना, एक डॉक्यूमेंट के लिए अंदर कितने वर्ड्स हैं और उसमें से जो हमारे रेलिवेंट वर्ड्स हैं वो कितने टाइम आए हैं, वो टर्म फ्रीक्वेंसी होगी। और डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की जो हम लोगों ने टर्म फाइंड आउट की है, जो मैंने काम एक डॉक्यूमेंट में किया है, तो अगर मेरे पास 10,000 डॉक्यूमेंट्स है तो मैंने वो सबके साथ वही काम करना है। तो एक डॉक्यूमेंट के लिहाज से उस टर्म की जो आइडेंटिफिकेशन होंगी, कितने टाइम वो आया, वो टर्म फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और एक टर्म के लिहाज से डॉक्यूमेंट्स की जो तादाद होगी कि ये टर्म कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आई, वो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होगी। क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके अंदर जो ए है ना वो 50 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आया जस्ट। जो बी है ना वो 1300 डॉक्यूमेंट्स में आया जस्ट। और जो सी है वो 250 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आया जस्ट। अब यहां से ना एक टर्म फ्रीक्वेंसी से मुझे आप एक रियल एप्लीकेशन याद आई है माइंड में। आप लोगों ने एल्गोरिथम का सब्जेक्ट पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर ना हफमैन कोड है। इनक्रिप्शन के लिए एक एल्गोरिथम यूज करते हैं हफमैन कोड को यूज करते हुए, जिसमें हम लोग बाइनरी ट्री इस्तेमाल करते हैं। ये जो टर्म फ्रीक्वेंसी वाला काम है ना, ये उसमें भी किया होगा आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो।
पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर, बाइनरी ट्रीज पढ़े। बाइनरी ट्री नहीं, हफमैन कोड इनक्रिप्शन के लिए जो यूज करते हैं, यूजिंग बाइनरी ट्री, वो पढ़ा है? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं पढ़ा कोई भी? डॉक्यूमेंट को इंक्रिप्ट करते हैं जो हम लोग, उसमें एक फिक्स लेंथ कोड को यूज करते हुए करते हैं, एक वेरिएबल लेंथ को कोड को यूज करते हुए करते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं। अब इसमें ये होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट को इंक्रिप्ट करते हैं ना, तो इंक्रिप्शन के दौरान हम लोग चाहते हैं कि हमारा उस डॉक्यूमेंट का साइज भी डिक्रीज हो जाए। तो फिर हमारे पास उस डॉक्यूमेंट को इंक्रिप्शन करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं हफमैन कोड को यूज करते हुए। हफमैन कोड क्या है? वही हम लोग जो हमारा ये कंप्यूटर के अंदर बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम जो हमारे पास यूज होता है ना, वही वाला। क्या बाइनरी कोडेड के अंदर हमारे पास एक सिंबल को, एक लेटर को आगे फिर फर्दर बाइनरी नंबर्स के अंदर मतलब उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो हाफमैन कोड के अंदर अपने लेटर्स को कन्वर्जन करवाना, यानी कि उनको इनक्रिप्ट करते वक्त तो उसकी एक्चुअल फॉर्मेट को किसी और फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देना, यही मतलब हमारा होता है, तो ताकि वो हमारे अल्फाज किसी को समझ भी ना लगे और उनका साइज भी छोटा हो जाए हमारे डॉक्यूमेंट का। तो हम लोग उसके लिए इंक्रिप्शन का एक एल्गोरिथम, उसको वापस डिक्रिप्ट करने का, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का एक हाफमैन कोड को यूज करते हुए एल्गोरिथम होता है, फिर वो यूज करते हैं। मतलब ये चीज आजकल मशीन लर्निंग के अंदर इन है, मतलब यूज की जाती है, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी यूज होती है। तो इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, मे भी किसी को जरूरत पड़े इसकी, या कोई मतलब रिसर्च ओरिएंटेड किसी को काम करना तो उसके अंदर जरूरत पड़े। उसमें होता है क्या है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है ना, उसके अंदर कुछ लेटर्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने ए बी सी ये 3 लेटर्स लिए, उनकी आगे मैंने फ्रीक्वेंसी नोट की, टर्म फ्रीक्वेंसी। तो इसी टर्म फ्रीक्वेंसी का जो इस्तेमाल उस एल्गोरिथम के अंदर भी होता है, मैं इसलिए ये बताने लगा हूं कि मतलब इस टर्म फ्रीक्वेंसी की रियल एप्लीकेशन है वो। तो मेरे पास अगर ये एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर ए बी और सी 3 मतलब अल्फाबेट्स हैं, और पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं ना, वो तमाम के तमाम वर्ड्स इन 3 अल्फाबेट को यूज करते हुए इस्तेमाल हुए हुए हैं। अब इसके अंदर जो ए है ना, वो मेरे पास 20 टाइम आया है, बी जो है मेरे पास 30 टाइम आया है, और जो मेरे पास सी है वो 10 टाइम आया है। अब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का जो फिक्स लेंथ तरीकाकार होता है ना कोड करने का, वो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स लेंथ के अंदर ना, अब ए को, इसका जो बाइनरी कोड बनता है, ए की जो मतलब बाइनरी इसकी जो है आज की वैल्यू होती है ना, वो 65 होती है। अब उसको मैं अगर कन्वर्ट करके उसको मतलब आज की वैल्यू को बाइनरी कोड बनाऊंगा तो 7 बिट कोड बनेगा। जो फिक्स मतलब बिट कोड होता है वो 7 बिट कोड होता है इसका। तो अगर मैं इसको 7 बिट कोड के साथ इसकी कन्वर्जन करूंगा, तो मतलब ए क्या 7 बिट का कोड बनेगा, और 20 टाइम आया तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो टोटल रिजल्ट है ना 140। ठीक है, तो इसका 140 मतलब बिट्स का साइज इसको चाहिए होगा ए को स्टोर होने के लिए, और 30 है इसका भी, यानी कि अगर ये 7 बिट ही बनता है, मतलब फिक्स कोड यूज कर रहे हैं, तो फिक्स में यही होता है कि तमाम के लिए एक ही बिट कोड हमें रखना पड़ता होता है। तो इसका भी 210, और इसका भी 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 70। अब इनको मैं सम अप कर लूं अगर, आई थिंक 420 बनेगा। तो मुझे 420 बिट्स साइज चाहिए होगा इस फाइल को स्टोर करवाने के लिए आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर इंक्रिप्शन। ठीक है, ये तो था फिक्स बिट कोड, मतलब मैं हर एक अल्फाबेट कैरेक्टर को वो सेम एक ही बिट का कोड दूं। लेकिन जो इसके लिए एक होता है ना, दूसरी चीज होती है, वो होता है वेरिएबल लेंथ कोड।
कि जो लेटर हमारे पास ज्यादा टाइम आ रहा है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसको मैं कोई कम बिट वाला कोड बना दूं उसका, और जो मेरे पास उससे कम टाइम वाला आ रहा है उसके लिए मैं उससे कम वेरिएबल लेंथ वाला कोड रख लूं, और जो उससे कम आ रहा है उससे उससे भी ज्यादा कम वेरिएबल लेंथ वाला कोड रख लूं। तो ये वेरिएबल लेंथ कोड होती है कि यानी कि फिक्स्ड बिट कोड को खत्म करके हम वेरिएबल लेंथ कोड को यूज कर लें, तो हमारे जो फाइल का साइज है वो डिक्रीज हो सकता है। लेकिन ये जो 7 बिट कोड फिक्स्ड कोड होता है, इसमें तो हमारे प्री डिफाइंड सारे रूल्स हैं, जो कि आस्की मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने मतलब हमें रूल्स डिफाइन किए हुए हैं 7 बिट कोड के, हम लोग उसी के मुताबिक चलते हैं। तो अगर मैं फिक्स 7 बिट वाला कोड यूज करूंगा तो वो तो ऑलरेडी मेरे कुछ रूल डिफाइन हुए हैं, उसके मुताबिक मैं चलूंगा, अपना वो कोड बना लूंगा। लेकिन अगर मैं वेरिएबल लेंथ वाला कोड बनाऊंगा तो मुझे फिर एक मसला आएगा, क्योंकि जो फिक्स लेंथ वाला कोड है ना, उसके अंदर इनकी तमाम की आस्की वैल्यू दी हुई है। ए की 65 है, बी की 66 हो जाएगी, सी की 67 हो जाएगी, और इन 65 का मैं एलसीएम निकालूंगा तो वो 01100 उसका मुझे बिट कोड मिल जाएगा। ये तो फिक्स लेंथ वाले कोड की मेरे पास है ऑलरेडी, सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है। दूसरा तरीका जो मैं वेरिएबल लेंथ कोड जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका फायदा है, उसमें क्या होता है कि हमारी इन लेंथ को हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब जब हम इस लेंथ को चेंज करते हैं तो फिर हमारे पास उस कोड को बनाने का जो तरीकाकार होता है वो भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए को कोड दे दिया है 010 और बी को देना है मैंने। अब जब मैंने बी को कोड देना है ना, तो ये जो मैंने ऊपर इसको कोड दे दिया ना, एक कोड मैंने इसको बता दिया, ए के लिए मैंने असाइन कर दिया। अब ए जहां जहां पे भी आएगा 010 लिखा हुआ आ जाएगा, और बी जहां जहां पे भी आएगा वहां पे जो मैं इसको कोड असाइन करूंगा वहां वहां पे वो कोड लिखा हुआ आ जाएगा। ये हम फिर कोडिंग के थ्रू ये काम करते होते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जब मैंने बी का कोड बनाना है तो उस वक्त मेरा ख्याल रखना होता है कि जो बी का कोड बन रहा है ना, उसका जो प्रीफिक्स है ना, जो उसके स्टार्टिंग 3 डिजिट है, वो आपका ये जो पहले आपने एक कोड बना लिया है ना, ये सेम कोड इसका प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये इसके अंदर फिर हमारे पास प्रॉब्लम है कि जो मैंने पहले डिजिट को कोड असाइन कर दिया, वो दूसरे डिजिट को कोड असाइन करते वक्त पहला कोड दूसरे डिजिट के कोड का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब वो सेम बिट इसका स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने इसको ये कोड एक बिट कोड दे दिया है कि जहां पे भी बी आए वहां पे ये लिखते हैं। अब इसके अंदर जो इसका प्रीफिक्स है ना 010 यानी कि स्टार्टिंग, वो वही सेम आ रहा है जो मैंने पहले भी बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि जब मैं वेरिएबल लेंथ कोड को यूज करने जाऊंगा, अभी तो मैंने 3 डिजिट लिए हैं, जरूरी तो नहीं किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर इन 3 डिजिट को इस्तेमाल करते हुए पूरा सारे वर्ड लिखे हुए हो। वहां पे तो ए से लेके जेड तक मतलब सारे के सारे वर्ड आएंगे। जब इतने ज्यादा वर्ड आएंगे तो उनके इतने ज्यादा मैनुअली इस तरह कोड बनाना में मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोग बाइनरी ट्री को यूज करते होते हैं। बाइनरी ट्री कोड को मतलब कैसे ट्री को यूज करना है कि हम लोग इस तरह, जैसे मैंने अभी ये टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली ना एक डॉक्यूमेंट के अंदर से, एक जितनी दफा आया, बी जितनी दफा आया, सी जितनी दफा आया, इसी तरह हम ये टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल के उनकी जो तादाद काउंटिंग आती है ना, उसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। जब मैं इनको सॉर्ट करूंगा तो 70, उसके बाद 140, इनके सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के पहले हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं, उसके बाद 210। अब मैंने इसको सॉर्ट कर लिया सेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब जैसे मैं अभी काम की एक सीक्वेंस बना रहा हूं ना, मैंने काम क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट करना है, लेकिन वेरिएबल लेंथ कोड के साथ करना है। तो मैं अभी जैसे जैसे काम कर रहा हूं तो मेरे प्रोसेस जो काम हो रहा है ना, उस काम को करने का एक प्रोसेस और उसकी एक सीक्वेंस बनती जा रही है। यही सीक्वेंस आप एक मॉडल के अंदर इसको शेप दे लेते हो, यानी कि इसका एक ग्राफ बना लेते हो, तो हमारा मॉडल बन जाता है कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। मॉडल प्रिपरेशन कैसे होती है रिसर्च के अंदर, ये वो तरीकाकार बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपने काम करना है, आप लोगों के एल्गोरिथम ने रन होना है, उसी हिसाब से एक ग्राफिकली मॉडल बना लेते हो कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, कुछ सिंबल्स यूज करते हुए, जैसे ग्राफ बना लेते हैं वैसे ग्राफ बना लेते हैं, तो वो ग्राफ हमारा मॉडल बन जाता होता है। तो ये काम हम लोग अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर लाजमी करते होते हैं। अगर हम अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को साथ किसी ग्राफ के साथ भी एक्सप्लेन कर दें ना, तो वो ज्यादा अच्छा समझा जाता है। अब मैंने जब इसको सॉर्ट कर लिया तो अब मैंने इसको बाइनरी ट्री के अंदर गुजारना है। तो बाइनरी ट्री के ऊपर गुजारने के लिए
पहली दो वैल्यूज को ऐड करना है, यानी कि 70 और 140। तो जो मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक टर्म बनेगी ना, इसको दोनों को सम अप करके वो मेरे पास बन जाएगी 210, ये बनेगी। अब ये बाइनरी ट्री बन रही है ना, अब जो ये वाला 210 है ये भी इसके पैरेलल आ जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा, सम अप करूंगा, तो 420 तो इस तरह मुझे बाइनरी ट्री बनती जा रही है कि ये दो ऐड करूंगा तो ये बनेगा, ये दो ऐड करूंगा तो ये बनेगा। अब ये मेरे पास बाइनरी ट्री बनती है, ये मेरी 420 पेरेंट नोड हो गया, इसकी आगे ये दो नोड हो गई, इसकी आगे फिर ये दो नोड हो गई। एक ट्री बन जाएगी, ये मेरी एक पेरेंट नोड बन जाएगी, इसकी आगे फिर ये दो नोड्स, और ये एक मेरी पेरेंट नोड बन जाएगी, और इसके आगे फिर दो नोड्स। मतलब बाइनरी ट्री बन रही है, हर नोड के आगे दो दो नोड बनती जाएगी। मतलब इस तरह मैं इनको सॉर्ट करके वैल्यूज को, उनको दो को ऐड करूंगा, फिर बराबर रखूंगा, उसमें से नेक्स्ट वैल्यू जो उसके बराबर पे आ रही होगी उसको लेके उसके आगे फिर एक पेरेंट नोड बना लूंगा जो आप इसके बराबर पे आ रही होगी, उसको मैं यहाँ पे रख के इसकी आगे फिर एक पेरेंट नोड बना लूंगा। तो इस तरह मैं जो इस तरह इसको पेरेंट में हिरार्की में डिवाइड करता जाऊंगा तो मेरी एक बाइनरी ट्री बनती जाएगी। अब एट द एंड पे फिर मैं क्या करूंगा, आप अब इस बाइनरी ट्री आप लोगों की सक्सेसफुली बन गई है या नहीं बनी, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? कि जो आप लोगों के पास जितने भी आप लोगों के पास अल्फाबेट थे ना, उनकी जो नंबरिंग थी वो आप लोगों की एंड पे लीड नोड के ऊपर आ रही होगी। अब मेरे पास ए बी सी तीन कैरेक्टर थे, तीनों की यही स्ट्रेंथ थी, एक 70 टाइम आया था, एक 140 टाइम आया था और एक 210 टाइम आया था। तो वो तीनों अल्फाबेट मेरे लीव नोड के ऊपर आ जाएंगे। लीव नोड कौन सी होती है ट्री के अंदर? जो एंड पे होती है, जिनके आगे मजीद चाइल्ड नहीं होते। तो अब मेरे पास तीनों अल्फाबेट मेरे पास लीव नोड पे आ गए। अब इसके मैंने बाइनरी कोड बनाना है ना, तो मैं पेरेंट से स्टार्ट करूंगा, जितने भी मेरे इसके लेफ्ट एजेस होंगे उनको 0 साइन कर दूंगा, जितने भी राइट होंगे उनको 1 साइन कर दूंगा। 0 1। अब मैं रूट यानी कि पेरेंट रूट नोड से लेके चलूंगा और लीव नोड तक जाऊंगा। अब इसको 420 से लेकर 70 तक मुझे आने के लिए कहां से गुजरना पड़ा? 0 से गुजरना पड़ा और फिर 0 से गुजरना पड़ा। अब मेरा ए का जो मतलब कोड था वो ये बन गया। उसके बाद 140 तक आने के लिए 0 से गुजरना पड़ा, 1 से गुजरना पड़ा, इसका ये कोड बन गया। 210 तक जाने के लिए, 210 तक जाने के लिए जस्ट 1 से गुजरना पड़ा, मतलब जस्ट 1 आ जाएगा इसका एक ही। अब मेरा वेरिएबल लेंथ के कोड बन गए, ठीक है। मतलब ये ए के लिए बन गया जो सबसे ज्यादा टाइम आ रहा था, ये बी के लिए बन गया और ये सी के लिए बन गया। और वेरिएबल लेंथ कोड के अंदर मैंने यही कहा था कि कम बिट वाला कोड रखना है और एक कोड दूसरे का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात की थी कि जो अल्फाबेट सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है ना, उसके लिए शॉर्ट बिट वाला कोड रखना है, कम बिट वाला कोड रखना है। तो मैंने जब इसको ये ट्री में से गुजारा तो मेरा सारा काम ऑटोमेटिकली नहीं हो गया, यानी कि ये जो 210 था बहुत ज्यादा टाइम आ रहा था, उसके लिए ऑटोमेटिकली 1 बिट वाला कोड बन गया। और जो उससे कम 140 वाला था वो 2 बिट वाला, और जो उससे कम वाला था वो भी 2 बिट वाला। और कोई भी कोड किसी दूसरे कोड का प्रीफिक्स भी नहीं बन रहा, मतलब ये 00 है तो किसी भी कोड के स्टार्ट में 00 नहीं आ रहा। ये 01 है तो किसी आगे किसी भी कोड के स्टार्ट में 01 नहीं आ रहा। और ये 1 है तो किसी कोड भी के भी स्टार्ट में 1 नहीं आ रहा। मेरे सारे के सारे रूल भी फॉलो हो गए, मुझे सोचना भी नहीं पड़ा। एक ट्री बनाई, सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगाया और उसके ऊपर से मैंने इसको गुजारा और मेरे सारे के सारे बिट डिफाइन हो गया ऑटोमेटिकली। तो एक टर्म फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे भी इस्तेमाल था, मतलब ये भी चीज थी। तो ये जो हमारा एल्गोरिथम है हमारे पास इंक्रिप्शन के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह
तो हमने अपनी रिसर्च के अंदर भी चीजों को इसी तरह मैथमेटिकली प्रूव करना होता है, कोई ना कोई मॉडल बना के दिखाना होता है और इस तरह उसको एक्सप्लेन करना होता है कि मतलब ये चीज मेरी ये इस तरह परफॉर्म होगी। ये एक्चुअल रिसर्च होती है, मतलब जो इस तरह हम लोग मैथमेटिकली और कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग या किसी ना किसी टूल को यूज करते हुए, जरूरी नहीं होता किसी मैथमेटिकली मॉडल को बनाने के लिए आप लोगों को प्रोग्रामिंग का सहारा लेना पड़े। उसके लिए पहले से बने बनाए मतलब एल्गोरिदम्स काफी सारे टूल्स के अंदर पड़े होते हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं, सिमुलेशन करवा के उनके थ्रू दिखा दो। तो जरूरी नहीं होता कि आपने उस मॉडल को कोडिंग के थ्रू करके ही दिखाना है, आप किसी सिमुलेशन टूल को भी यूज करके उसको बना के करके दिखा सकते हो। मेन चीज ये मॉडल डिजाइन करना होता है। आपने एक मतलब एक आइडिया या एक प्रॉब्लम सोची है, जैसे मैंने अभी एक प्रॉब्लम डिफाइन की, मतलब इंक्रिप्शन करनी है डॉक्यूमेंट की। मैं चाहता हूँ उस डॉक्यूमेंट का साइज भी कम हो जाए और वो इनक्रिप्ट भी हो जाए किसी और फॉर्मेट के अंदर जो किसी को समझ ना आए। तो मैंने वेरिएबल लेंथ कोड को यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट भी कर लिया, किसी और फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट भी कर लिया और उसका साइज भी कम कर दिया। तो मतलब इस तरह की चीजें ये सारी आप लोगों की हो रही होती हैं और आप लोगों को आनी चाहिए कि किस तरह करते हैं हम लोग। तो मतलब इस तरह के ये हम लोगों को फिर मेथड्स और टेक्निक्स कुछ सोच के आती हैं, कुछ स्टडी करने से आती है, चीजों को रीड करने से आती है। मतलब आप जितनी रीडिंग्स करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजों का पता चलेगा, उतना ज्यादा आप लोगों को आपका माइंड ओपन होगा और आप लोग आगे से आगे नए आइडिया सोचोगे कि अगर फलां बंदे ने ये काम ऐसे किया है तो फलां काम ऐसे भी हो सकता है, फलां बंदे ने ये काम ऐसे किया है तो फलां काम ऐसे भी हो सकता है। ये चीजें इस तरह सोचने से आती हैं और सोच आप लोगों की चीजों को रीड करने से बनती है। ज्यादा से ज्यादा चीजें फिर रीड किया करो, स्टडी किया करो, रिसर्च पेपर्स पढ़ा करो, उनको डाउनलोड करके देखा करो। जरूरी नहीं होता सारा पेपर ही पढ़ना होता है, तो पेपर देखो, उसका ऑब्जेक्ट देखो, मेथोडोलॉजी देखो, आपको काफी सारी चीजें इसमें इससे से क्लियर हो जाती है। उसका लिटरेचर रिव्यू पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो तो बाद का काम होता है। बस सब्सट्रैक्ट मेथोडोलॉजी और ज्यादा से ज्यादा इंट्रोडक्शन का आखिरी और पहला पैराग्राफ पढ़ लो। ये चीजें मतलब देख के आप उनको फिर आगे आप चलो कि ये इसने ऐसे, उससे आइडिया हो जाता है कि इस पेपर ने में क्या किया हुआ। मेथोडोलॉजी के अंदर साथ मॉडल भी आ जाता होता है। तो मतलब ये तो टर्म फ्रीक्वेंसी का एक यूज बताया रियल एप्लीकेशन के अंदर जहां पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, हो रहा है ये। लेकिन हम लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट रिट्रीवल के अंदर भी यूज कर रहे हैं, तो मतलब वहां पे भी डॉक्यूमेंट्स की इंक्रिप्शन में भी यूज हुआ। अब डॉक्यूमेंट की मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर से किसी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज हो रहा है। अब मतलब चीजों का पता चल रहा है ना कि कौन कौन सी चीज को हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो इसी तरह ऐसा ऐसा स्टडी करने से पता चलती होती है। अब यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है कि मैंने पहले टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली, एक डॉक्यूमेंट के लिए से इन अल्फाबेट्स का मालूम किया कि ए कितने टाइम आ रहा है, बी कितने टाइम आ रहा है, सी कितने टाइम आ रहा है। फिर ये ए ओवरऑल डॉक्यूमेंट में से कितने डॉक्यूमेंट में आ रहा है और बी कितने डॉक्यूमेंट में है और सी कितने डॉक्यूमेंट, इन दोनों चीजों की मैंने कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब ये दोनों चीजें फाइंड आउट करने के बाद फिर मैंने क्या करना है, इसका टीएफ और आईडीएफ निकालना है। क्योंकि ये हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल के एक डॉक्यूमेंट में उसके अंदर उस जो टर्म जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं कि वो, अब रिसर्च पेपर के लिए जैसे हम लोग सर्च करते हैं कि कुछ टर्म्स ही लिखते हैं ना, कीवर्ड लिखते हैं। अब वो कीवर्ड जिस रिसर्च पेपर के अंदर ज्यादा टाइम इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले आ जाता है और जो उससे कम होता है उसके बाद आ जाता है। रैंकिंग हो रही होती है डॉक्यूमेंट्स की। तो हम लोगों ने पहले इसका तरीका देखा था कि किसी डॉक्यूमेंट में ये कितने टाइम आ रहा है, उसके लिए मुझे ये टर्म फ्रीक्वेंसी इनफ थी, ठीक है। लेकिन टर्म फ्रीक्वेंसी के अंदर फिर हमारे पास प्रॉब्लम आने लग गया कि जैसे आप रिसर्च पेपर के साथ बुक्स भी आ जाती हैं, तो बुक के अंदर मैं अगर ए को फाइंड करूंगा तो बुक के अंदर तो पेजेस ही बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास वो फिर ना ओवरऑल उसका जो एक मेरा एनालिसिस होगा वो खराब हो जाएगा। तो मुझे बुक्स ला के देगा तो मैं बुक्स तो नहीं चाहिए, मुझे तो रिसर्च पेपर चाहिए। तो ओवरऑल डॉक्यूमेंट के लिहाज से भी उसकी परसेंटेज निकालना, उसके लिए फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग टीएफ के साथ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को भी मिला दें, यानी कि ये टोटल फिर एक टर्म बन गए टीएफ आईडीएफ। पहले हम लोगों ने जस्ट टीएफ की बात की, अब टीएफ और आईडीएफ दोनों को मिला दिया, टर्म फ्रीक्वेंसी और डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, कि ए कितने डॉक्यूमेंट्स में आया, बी कितने डॉक्यूमेंट्स में आया, सी कितने डॉक्यूमेंट्स में आया।
अब इसका जो टीएफ है ना, टीएफ कैलकुलेट करने का तरीका कार होता है कि जो इनमें मैक्सिमम आया ना, मतलब ए बी सी 3 कीवर्ड थे, इनमें से जो कीवर्ड मैक्सिमम आया उसकी तादाद 3 है, तो इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को 3 पे डिवाइड कर देना है, ए को बी को सी को। अब तीनों को जब मैं इसके मैं तीनों पे डिवाइड करूंगा तो इसकी रेशियो निकल आएगी कि कौन से मतलब डॉक्यूमेंट मेरे पास ज्यादा टाइम आया, यानी कि उसकी रेशियो कितनी आई है वो निकल आएगी टर्म फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। दूसरा मैंने काम किया डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का। तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का जो आईडीएफ निकालना है वो तरीकाकार होता है कि मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट कितने थे, 1000। अब 1000 में से मैं ढूंढ रहा हूँ ना कि किस किस डॉक्यूमेंट में मेरा वो वाला ए वाला अल्फाबेट आया या बी वाला आया या सी वाला आया। तो आपने क्या करना है कि ए के लिए निकाल रहा हूँ टोटल डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाई कितने डॉक्यूमेंट्स में ए था, और जो उसका आंसर आएगा ना, अब ये आंसर मेरे पास बहुत ज्यादा यानी कि लॉन्ग आंसर आ रहा है, यानी कि जो उसकी मतलब अमाउंट आ रही है आंसर की, जो रिजल्ट आ रहा है वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू टर्म फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कंबाइन करना है दोनों का, तो दोनों का तनासब भी कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता ही होना चाहिए ना। ये ना हो गया अब यहाँ पे जब मैं 1000 को 10,000 को 50 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये तो काफी ज्यादा अमाउंट आ जाएगी, और जब 3 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो वो मतलब 1 आएगा, सिर्फ पॉइंट्स में कुछ अमाउंट आ रही है। तो हम लोगों ने जब इनको जोड़ना होता है तो उनका आपस में ताल्लुक भी देखना होता है कि क्या दोनों ही एक लेवल के हैं भी सही कि नहीं है। अब डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को एक लेवल पे लाने के लिए हम इसका लॉग बेस 2 ले लेते हैं। अब मेरी जो बड़ी अमाउंट होगी ना वो उसको स्मॉल अमाउंट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कैसे करेगा, उसका ओवरऑल तनासब के साथ हिसाब से करेगा। मतलब ओवरऑल जो उसकी रेशो बन रही होगी वो भी खराब नहीं होगी, और उसकी जो मतलब उसकी अमाउंट का जो साइज है उसको भी छोटा कर देगा। तो मैंने इस तरह उनकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाल के उसका लॉग बेस 2 लेके वो भी इरादा से निकाल लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो मेरा आएगा TF-IDF। अब इसकी बेस पे जो मैं डॉक्यूमेंट मतलब अपना मतलब निकालूंगा ना, रैंक करूंगा, तो वो मेरा फिर वाकई प्योर एग्जैक्ट रिजल्ट्स होंगे, जो कि वाकई किसी ना किसी रेशो के हिसाब से, किसी ना किसी परसेंटेज के हिसाब से मेरे पास आए होंगे। अब ये तो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला, जो कि मशीन ने काम करना है। आप लोग इंसान हो, इंसान देख के चीजों को समझ आता है, उसमें वो समझने की और ये हिस्स होती है ना, मशीन में तो नहीं होती फील करने की। अब आप खुद थोड़ा सा फील करो कि सी 250 डॉक्यूमेंट्स में आया, बी 1300 डॉक्यूमेंट्स में आया, उसको मतलब मुझे पहले शो करवाना चाहिए या ए को पहले शो करवाना चाहिए, क्योंकि मेरे रेलिवेंट तो वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ए ज्यादा टाइम आया। तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर ए जो 3 दफा आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स है 50 हैं जो उनके अंदर ए आ रहा है, तो जब मैं इन दोनों का आपस में तनासब निकालूंगा तो मेरे पास ए के डॉक्यूमेंट जितने भी आएंगे, ए कीवर्ड के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो टॉप पे होने चाहिए ना, अगर मैं इनका वैसे देख के थोड़ा सा अपना आइडिया लगाऊं तो। Yes, sir. और यहां से जब मैं कैलकुलेशन देखूं तो कैलकुलेशन भी वही मुझे कह रही है, ए को सबसे पहले, बी वाले कीवर्ड को उसके बाद, सी वाले कीवर्ड को उसके बाद। तो हम लोग जो एक देख के आइडिया लगाते हैं और एक मशीन को जो इस तरह का हम मॉडल डिजाइन करके देते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिर हमारे उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करके लेके आता है। जिस रिसर्च पेपर के अंदर इस तरह मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके कोई मॉडल डिजाइन करके उस रिसर्च पेपर को बनाया गया हो, उसके कोई बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट ना हो। जिस पेपर के अंदर मैथमेटिक्स यूज हुई होती है ना, वो पेपर लाजमी तौर पर 97% चांसेस होते हैं वो पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, जिसके पेपर के अंदर मैथमेटिक्स यूज हुई हो। और मैथमेटिक्स का एक एडवांस फॉर्म आ गई है आजकल, स्टोकेस्टो है, यानी कि मैथमेटिक्स की आगे एडवांस फॉर्म है, उसमें स्टैट और मैथ को मिक्स कर दिया उन्होंने। और जिस पेपर के अंदर वो स्टोकेस्टो यूज हुई हो उसके तो 100% चांसेस होते हैं कि वो लाजमी एक्सेप्ट होगा, वो रिजेक्ट नहीं हो सकता किसी भी जगह पर। कि जब हम लोग इस तरह मैथमेटिकली मॉडल बना के किसी चीज को डिजाइन आउट करते हैं तो
अब इसको जब हम लोगों ने डिफाइन करना हो तो वो भी आसान हो जाता है। अब इस ऐसे मैथमेटिकल मॉडल के अंदर हमारी कोडिंग वीक भी हो तो वो भी चल जाती है, कि हम ज्यादा अपना फोकस फिर मैथमेटिकली मॉडल पे रखते हैं, कोडिंग की तरफ नहीं जाते। तो रिसर्च पेपर को हम लोगों ने अपने हिसाब से डिजाइन करना होता है, कि उसके अंदर हम लोगों ने वो चीजों को ज्यादा फोकस करवाना है जो हमें आती है, उन चीजों पे कम फोकस करवाना है जो हमें नहीं आती, उनको आपस में मिला के और मिक्स करके एट द एंड में हम लोगों ने एक डिजाइन बना देना होता है। ये तो मैंने अभी एक छोटा सिंगल मॉडल बनाया। अब इसी मॉडल की आगे मैंने तीनों एग्जांपल रख दी है, कि पहले हम लोगों ने बाइनरी मॉडल पढ़ा था, तो बाइनरी मॉडल के हिसाब से ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये कुछ लेफ्ट साइड पे कीवर्ड के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि कौन सा कीवर्ड किस डॉक्यूमेंट में है या नहीं है, वो हमारा बाइनरी मॉडल था। हम लोगों ने जस्ट 0 1 असाइन किए थे, अगर है तो 1, अगर नहीं है तो 0। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे मोर रेलिवेंट है और कौन सा नहीं मोर रेलिवेंट। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम टर्म फ्रीक्वेंसी की तरफ आ गए, कि पहले तो 0 1 असाइन करते थे, फिर हम लोगों ने उन वर्ड की ना उस डॉक्यूमेंट में आने की तादाद को देखते हुए अपने आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रैंक कर लिया, कि जिसमें वो वर्ड ज्यादा टाइम आ रहा है, जैसे ये 232 टाइम आ रहा है इसके अंदर सीजर का नाम, तो मतलब ये सीजर के लिए मैंने अगर ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास मोर रेलिवेंट हो गया। लेकिन हो सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर पेजेस ज्यादा हो, इसलिए इसके अंदर ये वर्ड ज्यादा टाइम आ रहा हो, तो हमारे पास फिर ये प्रॉब्लम हमें नजर आई। इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने फिर रिमूव करने के लिए हम लोग भी चले गए TF-IDF, यानी कि टर्म फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, साथ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं ना, ये TF-TDF के साथ आए हैं। अब देखो, जो मेरे पास 232 दफा आ रहा था, वो जब मैंने उसका निकाला, TF-IDF निकाला, तो वो 8.59 आया। तो मतलब मेरे ये मोर रेलिवेंट नहीं था, लेकिन TF से देख के लग रहा था कि ये मेरे मोर रेलिवेंट है। अब मेरे पास जो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है ना, वो इसकी आ रही है एंटोनी की, यानी कि 5.25। ठीक है, तो मेरे फिर मोर रेलिवेंट कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, ये वाला, जिसने इसकी ओवरऑल एवरेज के लिहाज से इसके में से इस वर्ड को फाइंड आउट किया। तो वो जो रेशो फिर एट द एंड पे निकली वो सबसे ज्यादा निकली, तो ये मेरा ये वाला जो डॉक्यूमेंट होगा ये फिर मेरे मोर रेलिवेंट होगा। तो मैंने अपनी सर्च के अंदर इस डॉक्यूमेंट को टॉप पे रखना है, जो इससे कम होगा उसको उससे नीचे, जो इससे कम होगा उसको इससे नीचे। तो हर डॉक्यूमेंट की हम लोग इस तरह फिर TF-IDF निकाल लेते हैं। सर ये सारे अज्यूम्ड है? हाँ, अज्यूम्ड है सारे, मतलब रियल में नहीं है। तो सर ये हम कैसे करेंगे, जैसे पेपर में आता है तो? क्वेश्चन पेपर में जी। वहां पे मैं आप लोगों को कुछ अमाउंट्स गिवन दे दूंगा, या तो मैं, या फिर मैं आप लोगों को भी यही कह दूंगा कि आप लोग खुद से अज्यूम कर लो, या तो ये चीजें प्रोवाइड कर दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं और इनके अंदर इनकी तादाद ये है, जैसे केस स्टडी के तौर पर होते हैं ना क्वेश्चन। यस सर। जैसे वो आप लोगों ने मैट्रिक इंटर में वो थ्योरेटिकली क्वेश्चन पढ़े हो, उसमें अमाउंट्स दी होती है, ऐसे स्टेटमेंट बना के, तो इस तरह की एक स्टेटमेंट दे दूंगा, तो आप लोगों ने फिर उसको सॉल्व करना होगा। जी ठीक है। या फिर आप लोगों को कह दूंगा कि आप लोग खुद अपने तौर पर अज्यूम कर लो। सर हमारे एग्जाम्स होंगे? जी जरूर होंगे। ऑनलाइन होंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तो आप लोगों का ईद के बाद जाके मिड है। आप लोगों का फाइनल 15 जुलाई तक यूनिवर्सिटी ओपन होनी है, तो 15 जुलाई तक ही आप लोगों के फाइनल आने हैं। हो सकता है तब तक यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, तब तक आप लोगों के फाइनल आने हैं, तो फिर तो लाइव ही होंगे जब फिजिकली। हो सकता है कि वो मिड कैंसिल कर दें, फाइनल कंबाइन करके ले लें, और ये भी हो सकता है कि मिड ऑनलाइन ले लें, फाइनल फिजिकली ले लें। ये सर 3 वो ऑप्शन ऑनलाइन ही ले लें, है। हमने इकट्ठा नहीं देना। तो ये ऑप्शन है, इसमें से कोई भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है कुछ अभी जस्ट बात चल रही है कि कौन सा ऑप्शन फॉलो किया जाए। अब इससे जो एडवांस चीज आ रही है ना हमारे पास, वो वेक्टर्स का यूज आ रहा है। मैट्रिसेस हम लोग जो यूज करते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर,
तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें भी ये वेक्टर यूज आता है। कहता है टर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, क्यूरीज, ये तीन चीजें ही होती हैं जो हमारे इस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। कि कोई एक डॉक्यूमेंट होता है और कोई एक टर्म होती है जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कोई ना कोई एक क्यूरी राइट कर लेते हैं। और जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है वो इस तरह कुछ ना कुछ किसी ना किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही चल रहा होता है। मतलब एक साइड पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख लेते हैं, तादाद आ जाती है, दूसरी साइड पे हमारी वो टर्म्स आ जाती हैं, तो उसके अंदर वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में वेक्टर्स पोजीशंस हम लोग ले लेते हैं उसकी। जैसे कि अभी आप लोगों से मतलब एक ये मेरे पास मैट्रिक्स ही बन रहा है ना, और इसमें से जैसे मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि कौन कौन से की TF IDF ज्यादा आई है, वो मेरी वेक्टर पोजीशन है। और जिसकी सबसे ज्यादा है वो मेरे पास क्या बनेगा, वेक्टर्स क्रॉसपोंडिंग टू द टर्म्स। वो वाले वेक्टर जो कि उसकी क्रॉसपोंडिंग है वो क्या करेंगे, कैनोनिकल वेक्टर्स कहलाएंगे, जो कि उसके मोस्ट रेलिवेंट है। तो वो हम एक कोई कंडीशनल स्ट्रक्चर बना के उसकी बेस पे चेक कर लेते होते हैं कि जिसकी TF IDF सबसे ज्यादा आ रही है तो मतलब वो कैनोनिकल वेक्टर्स हैं। तुम्हारा कुछ कहना है? नो। उसके बाद डॉक्यूमेंट सम ऑफ द वेक्टर्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट्स। फिर हमें ये इन तीनों कामों के लिए इस तरह हमें अपने मैट्रिक्स के अंदर अपनी मैट्रिसेस में चीजों को अरेंज करना पड़ जाता है। और जब हम ये करते हैं तो फिर हमें जब इसका इस्तेमाल आता है तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ कोफिशिएंट की फॉर्म में भी चीजें आ रही होती है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिर कोफिशिएंट का अपने पास अपनी टर्म्स के साथ। अब कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे आप लोग मतलब कोई फार्मूला लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इस तरह की कोई इक्वेशन टाइप करते हैं, तो x के साथ कोई ना कोई एक वैल्यू टाइप कर रहे होते हैं, y के साथ कोई ना कोई एक वैल्यू टाइप कर रहे होते हैं, तो वो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 10x प्लस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू कुछ। अब मैं ये एक इक्वेशन बनाई है तो इस इक्वेशन के अंदर ये 10, 8 ये हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं उन वेरिएबल्स के जिनको हम लोगों ने कुछ ना कुछ जिनका फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम टर्म्स के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो टर्म्स के जो साथ फ्रीक्वेंसी आती है वो फ्रीक्वेंसी उस टर्म का कोफिशिएंट बन जाती है। तो जब हम उस टर्म के साथ उसका कोफिशिएंट मिला के उसकी एक इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा फिर इस्तेमाल कोफिशिएंट का हो जाता है कि हम लोग इस तरह कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके भी अपनी चीजों को इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो कहता है मॉडल गिव्स नो गाइडेंस ऑन हाउ टू सेट टर्म वेट्स। मतलब ये वाला मॉडल हमें ये नहीं गाइड कर रहा है कि हम लोग वेट कैसे सेट करेंगे, उसके लिए फिर हमें वही चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बाइनरी, टर्म फ्रीक्वेंसी या फिर TF IDF। मतलब इनमें से किसी एक को यूज करते हुए ये कोफिशिएंट्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम उनको किसी ने कुछ कैलकुलेट करके इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उनको मतलब जब हल सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद फिर हम लोगों ने अपने रिजल्ट्स को किसी न किसी चार्ट के अंदर ना, ग्राफ के अंदर विजुअलाइज करवाना होता है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है ना अगर आप लोगों ने रिजल्ट की। तो मतलब ये एक एग्जांपल है कि आप लोग फिर अपने रिजल्ट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हो। तो मैंने एक ये ग्राफ बनाया, 3 डायमेंशनल ग्राफ बनाया है। मेरे पास 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स के लिए से 3 डायमेंशनल ग्राफ बन जाएगा। जितनी टर्म्स होगी उतने ही डायमेंशंस बनाने पड़ेंगे आपको उसके, अगर आप लोगों ने इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो। अभी मैं 3 टर्म्स के लिए से लेके चला हूँ। मतलब ये जो इसकी डायमेंशन है ना, मेरे पास ये जो राइट साइड पे ये चल रही है ये लाइन के लिए, शेयर के लिए, मतलब शेयर का वर्ड कितने टाइम यूज हुआ है, ये जो आपकी तरफ जा रही है वो कैट का वर्ड कितनी दफा यूज हुआ है, और जो ये राइट लेफ्ट की तरफ आ रही है ये डॉग का वर्ड कितनी दफा यूज हुआ है। अब इसकी ये विजुअलाइजेशन करने के लिए हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्रिएट होती है किसी न किसी टूल के साथ क्रिएट होती है, लेकिन इनको हमें रीड करने तो आना चाहिए ना। इसको फिर रीड करने का जो तरीका क्या है वो ये है
कि ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स में है और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो 3 वर्ड्स हैं इनके आने की तादाद भी साथ बीच में मेंशन हुई हुई है। एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सिर्फ वन टाइम कैट है, तो ये वाला वो कौन सा है, वो ये वाला, ये एज है, ये जो टॉप पे चल रहा है, कि इसके अंदर ना तो कोई लाइन आया है ना कोई डॉग आया है, जस्ट कैट ही कैट है इस पूरी लाइन के अंदर। ठीक है, ये बॉक्स मेरा पास वन कैट आ गया। उसके बाद ये कैट आ रही है, कैट कैट मतलब 2 दफा कैट कैट ये आ रही है, कुछ और नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मेरे पास ये दूसरा एज आ गया, ये वाला, ये जो रेड सा और मैरून सा कलर है, तो इसके अंदर ये देखो कैट मतलब कैट की तरफ जा रहा है 2 दफा, तो इसके अंदर मतलब ये 2 दफा कैट आ गई। और तीसरा 3 दफा कैट है, तो मतलब जब मैंने इन तीनों को मिला लूंगा तो ये मेरे पास कैट का जो एज है 3 दफा कैट आ जाएगा। तो 1 टाइम इसके अंदर आएगा, तो 2 टाइम, ओवरऑल कंसीडर करूंगा तो 3 टाइम कैट का वर्ड आ रहा है। लेकिन ये कैट के वर्ड के साथ अगर लाइन भी आ रहा है, लाइन कौन सा है, ये वाला, तो इसके साथ कैट सिंगल टाइम आ रहा है, तो मतलब ये है मेरे पास ये जो एक इसका ये नीचे ये वाला बॉक्स बन रहा है ना, ये वाला, कि ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये इसकी तरफ कैट की तरफ जाए तो ये एक कैट है, तो एक कैट एक लाइन, ये सिर्फ इतना, ये जो फर्स्ट बॉक्स बनेगा ये इतना है। और उसके बाद लाइन कैट उसका भी वो सेम ही बन रहा है, वो अपोजिट हो जाएगा सिर्फ उसी के। उसके बाद बन रहा है कैट लाइन डॉग, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर तीनों दफा एक एक आ रहा है, तो मतलब कैट लाइन डॉग कहाँ पे बन रहा है, वो भी इसी का ये डॉग बन रहा है। एक ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स बन रहा है, जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, एक डॉग भी है, एक लाइन भी है, एक कैट भी है, और एंड पे है कैट कैट लाइन डॉग डॉग, मतलब 2 दफा डॉग है, एक दफा लाइन है, एक दफा कैट है। तो आप देखो डॉग की तरफ सिर्फ है ही एक, मतलब एक बॉक्स की तक की जाता है लाइन की तरफ, उसके बाद मूव करता ही नहीं है। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखोगे सारे डॉक्यूमेंट्स में लाइन ज्यादा से ज्यादा एक दफा है। और अगर मैं डॉग की तरफ आऊं तो डॉग की तरफ कितने बॉक्सेस हैं, 1 2, तो डॉग हर डॉक्यूमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 दफा आया। कैट की तरफ जाऊं तो कैट की तरफ कितने हैं, 3। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है सब में से देख लो कैट मैक्सिमम 3 दफा आया। तो ये इस तरह विजुअली रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मतलब चीज डॉक्यूमेंट्स की, उसके अंदर आने वाले कीवर्ड्स की या टर्म्स की। ये तो था टर्म्स के लिहाज से। उसके बाद मैंने बात की थी इक्वेशंस की। इक्वेशंस को हम लोग किस तरह मतलब ग्राफिकली विजुअलाइज कर सकते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 डॉक्यूमेंट की इक्वेशन बनी हुई है और एक क्यूरी की बनी हुई है, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 और एक क्यूरी। इसके अंदर ये टर्म्स आ रही है। इसके साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट की मैंने बात की थी ना, ये कोफिशिएंट की बेस पे ये मेरी टर्म्स बनेगी। तो मेरे पास टर्म कौन कौन सी आ रही है, T1 T2 T3, यानी कि तमाम के अंदर यही 3 टर्म है ना, तो मैं इसके 3 एज बना लूंगा। अब इन एजेस के ऊपर जो नंबरिंग आनी है वो इस कोफिशिएंट के हिसाब से आनी है, कि जो डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 1 के अंदर मैक्सिमम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, T3 आ रहा है, 5 तक वैल्यू जा रही है। और डॉक्यूमेंट 1 की इक्वेशन कहाँ पे है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट 1 की इक्वेशन आ रही है, यानी कि इसके अंदर मेरा T3, ये T3 का एज 5 तक जाएगा, T2 ये T2 का एज 2 तक आएगा, और T1 ये यही वाला बॉक्स चल रहा है ना, ये बॉक्स ये T1 की तरफ 2 तक जाएगा। मतलब इन लाइंस के ऊपर हम लोग इस तरह रैंडमली बना लेते हैं ना एजेस, वो एजेस की अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये मतलब काउंटिंग के लिहाज से इस तरह बनेगा। तो मेरे ये एक बॉक्स बन जाएगा डॉक्यूमेंट 1 की इक्वेशन के लिए, और ये एक बॉक्स बन जाएगा, ये 7 मैक्सिमम किस में आ रहा है, डॉक्यूमेंट 2 के अंदर, तो ये डॉक्यूमेंट 2 वाली इक्वेशन के लिए ये वाला बॉक्स बन जाएगा। और जो क्यूरी वाली आ रही है उसके अंदर सिर्फ T3 पे ही वो 2 तक जाता है, बाकी दोनों 0 0 है। ठीक है, तो T3 ये में समझ नहीं आ रहा।
मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, उनको मैंने ग्राफिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन देनी है, यानी कि उसको ग्राफ के अंदर मैंने एलाबोरेट करना है। तो उस ग्राफ के अंदर मेरे पास जो इक्वेशन यूज हो रही है, जैसे मैंने कोएफिशिएंट की बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ये कोएफिशिएंट वाली बात की है जी, वो कोएफिशिएंट अब मेरे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं कि मेरे जितने भी कोएफिशिएंट हैं इन एचएस के ऊपर इनके आने वाले नंबरिंग की तादाद होगी। ये यहाँ पे आगे है, ये यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ये वही सेम डायग्राम है कि मेरे पास 3 इक्वेशन है, मैंने अब इस ग्राफ के ऊपर इन तीनों इक्वेशंस को एलैबोरेट करवाना है। तो हमारा अब जो इस तरह ग्राफ के ऊपर जब एलैबोरेट करना है तो इसके अंदर 3 चीजें आ रही है ना, तो मेरा ये जो बॉक्स बन रहा है इसका तीनों डायमेंशन के ऊपर ये बॉक्स बनेगा। अब ये वाला बॉक्स बना रहा हूं डॉक्यूमेंट 1 की इक्वेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट 1 के अंदर जो इक्वेशन बनी हुई है उसका जो T1 है उसका कोएफिशिएंट कितना है 2। तो T1 मेरा कौन सा एज है, ये वाला। तो इसमें मैंने 2 तक जाना है, मतलब एक यहाँ पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह हम लोग इस तरह एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे इस तरह छोटी छोटी लाइन बना के एक नंबरिंग, एक रेंज बना लेते हैं ना। तो मैंने वो रेंज नहीं बनाई हुई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो 5 यहाँ पे बनता है, 2 यहाँ पे बनता है, 3 यहाँ पे बनता है, 7 यहाँ पे बनता है। अगर आप लोग इसके ऊपर रेंज बना लें तो मतलब वो आप लोगों की मर्जी है, मतलब इस तरह यहाँ पे 1 बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस तरफ इसकी रेंज बनाता हूं तो ये 1, 2, ये मेरे पास 3, मतलब 3 यहाँ पे बनाना है, ये 3 है और सेंटर में यहाँ पे आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1, 2, 3 और यहाँ पे ये आगे जो बन रहा है 4, 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, ये 7 तक इस तरह। तो हम लोग इस तरह रेंजेस बना लेते होते हैं अपने हर एज के ऊपर। अब एक तो हमारा ग्राफ होता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब यहाँ पे इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं तो मेरे पास 3 एक्सेस बनेंगे। तो हमारे पास किसी इक्वेशन में जितनी टर्म्स आएंगी उतने ही हमारे एक्सेस बनेंगे और हर एक्सेस के ऊपर उस एक टर्म का जितना कोएफिशिएंट होगा ना उसने वहां तक मूव करना है। तो जब वहां तक मूव करेगी तो इस तरह, जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ है ना, ये यहाँ से डॉटेड लाइन खींच के इधर आ गई, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, तो ये इतना एक मेरे पास बॉक्स बन गया। और कौन से एक्सिस पे कौन सी टर्म रखनी है ये कैसे पता चलेगा? ये हम लोग की जो एक्सेस है बनने ही टर्म्स के लिहाज से है। ये टर्म 1 का एक्सेस है, ये टर्म 3 का एक्सेस है, ये टर्म 2 का एक्सेस है। ये एक्सेस को टाइटल लेबल दिए हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे टर्म 3 लिखी हुई है, हाँ, तो यहाँ पे हम T2 क्यों नहीं लिख सकते? वो आपकी मर्जी है ना। आपने पहले एक्सेस बनाना है, उसके बाद उसके ऊपर इक्वेशन ड्रा करनी है। मैंने इसको T1, T2, T3 कर लिया, आप यहां से स्टार्ट कर लो, इसको T1, इसको T2, इसको T3 कर लो। आपका ग्राफ उस लिहाज से इस तरह मूव कर जाएगा। जो एक्सेस रखने हैं वो आपने अपनी मर्जी से रखने हैं। जो आपके पास इक्वेशन के अंदर जो आ रहे हैं ना, टर्म्स आ रही हैं, उनके हिसाब से एक्सेस बनने हैं। उन टर्म्स के जो कोएफिशिएंट होंगे उनके हिसाब से उन टर्म्स के एक्सेस के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट्स यानी कि नोट करवाने हैं और फिर उनको डॉटेड लाइन के साथ जब आपस में मिलाना है तो हमारे पास इस तरह ये बॉक्स की फॉर्म में फिर एक ओवरऑल उसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। समझ आई? क्लियर है दिलदार? जी सर, समझ आ गई। थोड़ा सा बताओ कि क्या समझ आई, बाकियों को नहीं आई मुझे लगता है। सर आपने ये कहा है कि ये आप ग्राफ जो बना रहे हैं ना, एक्सिस पे आप कोई भी T1 जो आपने एक्स एक्सिस पे लिया, आप चाहें तो इसको वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं। हाँ जी। उस हिसाब से जब हम उस इक्वेशन को ड्रा करेंगे तो हमारे पॉइंट्स पे उसी एक्सेस पे उसी के लिहाज से होंगे। हाँ जी सर, उनके कोएफिशिएंट को देख के ना फिर ड्रा। हाँ, उसके कोएफिशिएंट को देखते हुए हम लोग उनका पॉइंट डिसाइड करेंगे, उस एज के ऊपर, उस एक्सेस के ऊपर वो पॉइंट कहां तक जाना है। अब जैसे ये इक्वेशन क्यूरी के लिए जो इक्वेशन बनी हुई है, अब T1, T2 का जो है ना कोएफिशिएंट वो 0 है,
तो ना ही ये वाला मेरा T2 की तरफ एज मूव करेगा, ना ही मैं इसको T1 की तरफ मूव करूंगा, मैं सिर्फ T3 की तरफ मूव करूंगा। तो मेरा ये एक लाइन का ग्राफ बनेगा बस। सर आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो रही है, समझ नहीं आ रही। बाकियों को समझ लग रही है? जी सर आ रही। सर समझ आ रही है, आपकी वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है। फिर वो मेरे साइड पे इशू नहीं है बेटा, आपकी साइड पे इशू, अगर मेरे बाकी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो। वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप उधर से भी सुन सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास हमारे जो डाटे की या हम लोगों ने जो इक्वेशंस बनाई होती हैं उनकी हमारे पास इस तरह हम लोग फिर ग्राफिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है चीजें सबको? तो वो लास्ट वाली जरा रिपीट कर दें, इससे पीछे। लास्ट वाली क्या? इससे लास्ट स्लाइड में। यही जो ओपन हुई है? नहीं सर, इससे बैक। वो ग्राफिकल नहीं थे जो स्लाइड नंबर 8 है सर। ये वाली? हाँ जी। वहां पे मैंने T1, T2, T3 ये इस तरह एक्सेस ले लिए थे। यहाँ पे मैंने नाम के साथ एक्सेस ले लिए कि ये कैट का एक्सेस है, ये लाइन का एक्सेस है, ये डॉग का एक्सेस है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर उसके इक्वल साइजेस के साथ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। उस ग्राफ के अंदर पॉइंट्स नहीं बने हुए, इस ग्राफ के अंदर इक्वल साइजेस के साथ पॉइंट बने हुए हैं। यानी कि लाइन के ऊपर जो मेरे पास बॉक्सेस आ रहे हैं ना, वो जो निशानात डॉटर लाइन के साथ आ रहे हैं वो सिर्फ एक बॉक्स की हद तक की है। मतलब हर डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन के आने की तादाद सिर्फ एक ही होगी। तो आप ये इस लेफ्ट साइड पे ने यहाँ पे लिखे हुए हैं चीजें सारी, तो आप देख सकते हो कि हर डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन सिर्फ 1 टाइम आया है। ये डॉग की तरफ आने वाला एक्सेस है, इस पे जो डॉटेड लाइन आ रही है 1, 2 यानी कि दूसरे पॉइंट तक आ रही है। तो जो डॉग का वर्ड है आप देख लो कि हर वर्ड हर डॉक्यूमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 दफा आया होगा, इससे ज्यादा दफा नहीं आया होगा। और ये मेरे पास इस तरफ ये कैट की एक्सेस है, ठीक है। और जो कैट का ये जो डॉटेड लाइन बना हुआ है ये यहां तक बना हुआ है, ठीक है। और मतलब यहां तक बना हुआ है, तो मतलब कैट का आप देख सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा 3 दफा आया होगा, 3 से ज्यादा दफा नहीं आया किसी डॉक्यूमेंट में। समझ आई? थैंक यू सर। कि जो वर्ड जिस एक्सेस पे जितने टाइम आया है उसको उतने टाइम पॉइंट्स करके उनको आपस में डॉटेड लाइन के साथ मिला देना, फिर वो जो एक मेरे पास उसकी विजुअलाइजेशन बन जाएगी, वो एक बॉक्स की फॉर्म में बन जाएगी। और उस बॉक्स को मैं ऐसे मूव करके उसका मतलब जिसको कहते हैं ना 3D व्यू, मतलब 3 एक्सेस है तो 3D व्यू बन जाएगा, 5 एक्सेस आएंगे तो उसकी 5 डायमेंशन बन जाएंगी। तो इस तरह हमारा उतनी डायमेंशन के साथ एक बॉक्स बन जाएगा, तो हमारे उस डाटे की विजुअलाइजेशन हो जाएगी ग्राफिकली। मतलब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम अपने डाटे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि जब हमारा डाटा कॉम्प्लेक्स होता है तो हमारा ग्राफ भी उस लिहाज से कॉम्प्लेक्स होता जाता होता है। T3 यानी ये D1 है, ये ड्रा किए हैं, ये हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। D1, D2 और Q ये 3 इक्वेशनें थी मेरे पास। जी जी। इन इक्वेशंस को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। जी जी। तो ये मैं पूछ रहा था कि ये हम किसी भी एक्सेस पे ले सकते हैं इनको? नहीं, इन इक्वेशन के हिसाब से ही हम लोगों ने अपने एक्सेस बनाने होते हैं ना। अब ये एक्सेस के अंदर जो इक्वेशन बनी हुई है, तमाम इक्वेशंस के अंदर सिर्फ 3 नाम यूज हो रहे हैं, 3 टर्म, T1, T2, T3, इसके अलावा तो कोई और टर्म नहीं ना आ रही। नहीं, कोई नहीं आ रही। तो मैंने 3 एक्सेस बना दिए अपने ग्राफ के। ठीक हो। उसके बाद इन्हीं का आपस में जो कोएफिशिएंट आ रहे थे 2, 3, 5, 7, मतलब इतनी की रेंज के अंदर आ रहे हैं, उसी के हिसाब से मैंने इन तमाम एक्सेस के ऊपर पॉइंट्स बना लेने। ठीक है। मतलब T2
मैक्सिमम 7 टाइम आ रहा है, तो मैंने 7 तक स्केच बना दिया, मतलब पॉइंट्स बना दिए। जी जी T1 मैक्सिमम 3 तक आ रहा है, तो मैंने 3 तक पॉइंट्स बना लिए। और T1 जो है और T3 जो है ये मैक्सिमम 5 तक आ रहा है, तो मैंने 5 तक पॉइंट्स बना दिए। तो हम लोगों ने अपनी इक्वेशंस को देखते हुए अपना एक्सेस बनाना होता है, फिर उसके ऊपर अपनी इक्वेशन को ड्रा कर लेना होता है। अब ये तीनों इक्वेशन बना के मैंने उनको बताया हुआ है कि ये वाली इक्वेशन के लिए ये वाला बॉक्स बन रहा है और उसका ये ब्लैक एरो बन रहा है। ठीक है। ये वाली इक्वेशन के लिए सिर्फ ये T3 के एक्सेस के ऊपर ये सिंगल एरो ग्रे कलर का, जी जी और D2 वाली इक्वेशन के लिए ये रेड कलर का जो एरो बन रहा है और उसका ये बॉक्स बन रहा है। चलिए। मतलब तीनों इक्वेशन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की है। तो इस तरह जब आप लोग रिसर्च पेपर के अंदर काम करते हो तो वहां पे भी इस तरह हम लोगों ने अपने डाटा को मैथमेटिकली मॉडल भी देना होता है, उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करनी होती है। अगर आप लोग ये दो काम कर लो ना अपने पेपर के अंदर, तो वो पेपर कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। जी इसके बाद बारी आ जाती है सिमिलरिटी मेजर करना। कहता है इज अ फंक्शन दैट कंप्यूट्स द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? पॉइंट्स। बस दो पॉइंट्स के दरमियान में सिमिलरिटी मेजर करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कहता है यूजिंग अ सिमिलरिटी मेजर बिटवीन द क्यूरी एंड ईच डॉक्यूमेंट, यानी कि क्यूरी का और डॉक्यूमेंट का। क्यूरी वो है जिसकी बेस पे हमारी टर्म्स को फाइंड आउट होना है, और डॉक्यूमेंट वो है जिसके अंदर से फाइंड आउट होना है। तो इनका आपस में हम लोगों ने सिमिलरिटी मेजर करनी हो तो हम लोग कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू रैंक द रिट्रीव डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर ऑफ प्रीज्यूम्ड रेलेवेंसी। हमारा इस्तेमाल इसका क्या होता है कि जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया है उनको रैंक करना, कि पहले से प्रीज्यूम करके ना उसकी रेलेवेंसी को, जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगा उसको टॉप पे, जो उससे कम रेलिवेंट होगा उसको उसके बाद, जो उससे कम रेलिवेंट होगा उसको उसके बाद। तो इस तरह रैंक करने के लिए हम लोग सिमिलरिटी मेजर करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक मतलब जो मेथड यूज होता है ना, वो जैकब कोएफिशिएंट मेथड है। जैकब कोएफिशिएंट मेथड का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि मतलब ये इसके अंदर सेट्स के अंदर काम होता है। पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, हम अब सेट की बात करेंगे। तो मतलब फॉर एग्जांपल एक ए सेट है, एक बी सेट है, तो इन दोनों का मैंने अगर जैकेट लेना है तो जैकेट ऑफ ए एंड बी, मतलब दो सेट हैं, उनका मैंने अगर जैकेट लेना है तो जैकेट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू किसकी होता है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी सेट का इंटरसेक्शन लेके उसके बाद उसके साइडों पे ये जो हम लाइंस लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी दोनों सेट का आपस में यूनियन ले लेना है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय ए और बी का यूनियन, जो इसका आंसर आएगा ना वो हमारा जैकेट ऑफ ए एंड बी आएगा, यानी कि इन दोनों की आपस में सिमिलरिटी बता देगा। अब इसके अंदर उसने ना प्री डिफाइंड दो रूल बता दिए हैं। अगर आप एक ही सेट का जैकेट लोगे ना, मतलब ए है तो ए का ही आपस में मतलब जैकेट ऑफ ए एंड ए, तो वो 1 के बराबर उसका आंसर आएगा। इसका जो मोस्टली आंसर आते हैं ना वो 0 और 1 के दरमियान में आने चाहिए। तो अगर मैं ए का ही ए के साथ जैकेट लूंगा तो 1 आएगा, और अगर ए और बी का आपस में जैकेट लेता हूं और ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 0 है, अगर मतलब कोई भी वैल्यू आपस में सेम नहीं हो रही, और अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 0 है तो उसका ओवरऑल रिजल्ट भी जैकेट का 0 आएगा। तो जो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम उसने वैल्यू बता दी है, उसके अलावा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 और 1 के दरमियान में पॉइंट्स में कोई वैल्यू आएगी। तो जैकेट कोएफिशिएंट का मेथड हम लोग यूज करते होते हैं सिमिलरिटी मेजर करने के लिए, और उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे सेट बन जाते हैं। अब इसके अंदर भी कहता है एक इशू है, आप लोगों ने भी ऐसे ही काम करना होता है। जैसे मैं अभी एक काम करके बताता हूँ, उसके साथ इशू बता के उसको सॉल्व करता हूँ ना, यही चीज रिसर्च होती है। एक काम बंदे ने किया, उस काम को मतलब ये चीजें फिर होती कैसे हैं? स्टडी करने से आती है।
कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से। अब एक मेथड बना, उसके अंदर भी एक इशू निकल आया, उस इशू को सॉल्व कर देना, तो ये आप लोगों की रिसर्च बन जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या था कि जब हम लोग इन सेट का यूनियन निकालते हैं तो बाद टाइम होता है कि यूनियन जो होता है वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी अमाउंट आ जाती है। तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट आ जाती है तो उसको शॉर्ट करने के लिए अगर हम, तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट आ जाएगी तो मतलब ए और इंटरसेक्शन बी और उसके बाद जो डिवाइडर मेरा होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, तो मेरे जो रिजल्ट्स होंगे ना वो इतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे, यानी कि मेरे रिजल्ट्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। और जब मेरे रिजल्ट्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब वो किस वजह से हो रही है, मेरा डिवाइडर बार टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि उन दो सेट के दरमियान में जब मैंने उनका यूनियन लेता हूं तो वो जो ओवरऑल उनकी जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा ओवरऑल जो आंसर होता है वो प्रॉपर नहीं आता, उसकी मतलब रिजल्ट्स की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि ये जो ए यूनियन बी हम लेते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है ना, अगर हम इसको कम कर दें तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसको कम करने का तरीका क्या है, मैं इसका अंडर रूट ले लूं, और जैसे मैं इसका अंडर रूट लूंगा यानी कि इसकी पावर 1/2 आएगी, ऑटोमेटिकली इसकी जो तादाद है वो हाफ हो जाएगी। तो मतलब मसला क्या आ रहा था, इशू क्या आ रहा था, डिवाइडर बढ़ रहा था जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स में फर्क आ रहा था। तो मैंने अपने डिवाइडर को कम करने के लिए उसका अंडर रूट ले लिया, जैसे हम लोगों ने पहले वो टीएफ आईडीएफ के अंदर log 2 ले लिया था, यहाँ पे मैंने उसका अंडर रूट ले लिया। अब ये ऐसे नहीं होता कि कोई भी चीज उठाओ और उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दो, उसके ऊपर आपको बकायदा रूल्स पढ़ने होते हैं कि हमारे ओवरऑल जो मेथडोलॉजी है उसके ऊपर भी उसका फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये रूल्स हमें फिर मैथमेटिक्स वाले लोगों से पता चलते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। अब जैसे ये अमाउंट ज्यादा हो रही थी, जिसके ऊपर ऐसा कौन सा मतलब टेक्निक है अगर मैं लगाऊं तो मेरा रिजल्ट भी कम हो जाए और मेरे रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क भी ना पड़े, रिजल्ट भी एक्यूरेट रहे और एफिशिएंट भी हो। तो वो एक मतलब मुझे किसी ने बताया कि उसका तरीकाकार ये है कि उसका जो डिवाइडर है उसका अंडर रूट ले लो, आपका वो जो डिवाइडर है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, और फिर आप जब डिवाइड करोगे तो फिर आपके रिजल्ट ठीक आएंगे। तो मतलब जैकेट कोएफिशिएंट का मेथड, उसके अंदर भी एक इशू था, डिवाइडर ज्यादा हो रहा था, उसको अंडर रूट लेके कम कर दिया। अब सिमिलरिटी मेजर इन प्रोडक्ट्स, इनर प्रोडक्ट्स के अंदर मतलब जब हम मेजर करते हैं तो उसका एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सिम डॉक्यूमेंट ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू क्यूरी क्यू। तो डी जे और क्यू जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और जब इनकी तादाद आपस में बढ़ती जाएगी तो मैं उसको इस तरह समीशन की फॉर्म में राइट अप कर लूंगा। राइट करने का तरीका क्या है, मेरे पास टर्म्स ही होती है ना डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको राइट करने का क्या तरीका क्या है कि वर्ड मतलब जो इसका है डब्ल्यू, इसके अंदर क्या है पहले डॉक्यूमेंट के अंदर टर्म आई इन डॉक्यूमेंट जे, टर्म आई इन क्यूरी क्यू। तो ये टर्म कितनी दफा आई है, वो आई हमारा काउंट हो जाएगा यहाँ से, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर टी तक मेरे पास जाएगा। कि जब हमारे पास इस तरह मतलब सीक्वेंस के मुताबिक हिसाब से वैल्यूज आ रही होंगी किसी फार्मूले इक्वेशन के अंदर, तो हम लोग इस तरह उसको सम लगा के उसकी इस तरह इक्वेशन बना लेते हैं और उसको फिर इस तरह स्टडी करते हैं। अगर सम आई इज इक्वल टू 1 से लेकर टी तक चलना है, यानी कि यहाँ पे अब मेरी सिर्फ आई की अमाउंट चेंज होगी, जे मेरा डॉक्यूमेंट है, क्यू मेरी क्यूरी है, वो सेम रहेंगी, इसके अंदर जो टर्म है उसकी नंबरिंग चेंज होती जाएगी। पहले T1 आएगा, फिर T2 आएगा, फिर T3 आएगा, जितनी टर्म्स आती जा रही हैं वो उतनी ही ऐड होती जाएंगी और एट द एंड पे सम अप करके यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके आपस में सम अप कर लूंगा, उसका रिजल्ट निकल आएगा। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो इस फार्मूले का रिजल्ट आएगा। इन यानी कि डॉक्यूमेंट जे उसके अंदर क्यूरी क्यू को फाइंड करना और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। ये तो सिंगल के लिए था, जब ज्यादा वैल्यूज आ जाए, ज्यादा टर्म्स आ जाए तो फिर हम लोग इस तरह समीशन वाला तरीका कार उसके लिए यूज कर लेते हैं। यानी कि इनर प्रोडक्ट सिमिलरिटी मेजर करने के लिए फिर ये तरीका कार होता है। और ये इसका आगे मतलब एलैबोरेट किया हुआ है वेट के साथ, यानी कि ये बाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें मैं सिम डॉक्यूमेंट के अंदर क्यूरी के अंदर अगर फाइंड करूंगा तो कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिमिलर आ रहा है, पहले के अंदर, तीसरे के अंदर और इसके अंदर। तो मेरे ओवरऑल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपस में सिमिलर है, 3। ये बाइनरी तरीके के मुताबिक हो गया। दूसरा तरीका मैंने क्या यूज किया था, वेटेड वाला।
उसके अंदर मैं जब इसको यूज करूंगा सेम डॉक्यूमेंट 1 और क्यूरी, ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास ये इनके डॉक्यूमेंट जिनके जो मेरे पास टर्म चल रही थी, पहले 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर 5 दफा, और इसके अंदर जो क्यूरी की आ रही थी तादाद वो 0 0 और 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो एट द एंड पे मेरे पास रिजल्ट निकल आएगा उसका। मतलब डॉक्यूमेंट 1 के साथ जो क्यूरी के जो टर्म की सिमिलरिटी आ रही है वो 10 आ रही है, डॉक्यूमेंट 2 के साथ जो क्यूरी की सिमिलरिटी आ रही है वो 2 आ रही है। तो मतलब डॉक्यूमेंट 1 जो होगा वो क्यूरी के हिसाब से मेरे ज्यादा सिमिलर है, मेरे ज्यादा रेलिवेंट है। ये वेटेड के लिहाज से इनर प्रोडक्ट सिमिलरिटी निकालना सिम का फंक्शन यूज करते हुए, और ये बाइनरी तरीके के लिहाज से इनर प्रोडक्ट की सिमिलरिटी निकालना सिम का फंक्शन यूज करते हुए। और जब हम लोग ये यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अपनी सिमिलरिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग उसका इंटरसेक्शन लेते होते हैं फिर कि ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स कितने थे, उसके अंदर में से सिमिलर कितने आए, तो उसका हम लोग इंटरसेक्शन लेके उसकी ओवरऑल हमारे सिमिलरिटी का जो रिजल्ट आता है वो निकल आता है। तो मतलब हम लोग फिर यहाँ पे सिर्फ अपने इतने पॉइंट को नहीं देखते होते कि जो सिमिलर आ रहा है, सिर्फ हम लोगों ने वही देखना, हम लोग अपने जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट सर्च हो रहे हैं वो भी देखने होते हैं। उसका तरीकाकार फिर क्या होता है कि इंटरसेक्शन लेके इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय सेट 1 मल्टीप्लाई बाय सेट 2, यानी कि सेट 1 की तादाद मल्टीप्लाई सेट 2 की तादाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके जो इंटरसेक्शन के जिनके जो चीजें सेम आ रही थी वो, और डिवाइडेड बाय टोटल, सेम डिवाइडेड बाय टोटल करके निकालेंगे तो हमारे पास ये वाली रेशो निकल आएगी कि जितना हिस्सा इन दोनों चीजों का सिमिलर था वो कितना उसकी रेशो क्या बनती है। तो वो निकालनी हो तो हम लोग अपने इस तरह सिमिलैरिटी को नॉर्मलाइज करके निकाल लेते हैं। सर ये नॉर्मलाइजेशन दोनों मेथड्स के बाद करेंगे, जैकेट के बाद भी और इनर प्रोडक्ट के बाद भी? नहीं, ये इंटरसेक्शन वाले में इनकी जो मैंने अभी सिमिलैरिटी मैयर की है ना, ये वाली, ये सिर्फ इस काम के लिए है, इनर प्रोडक्ट के लिए। हाँ, इनर प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे सिमिलैरिटी मैयर करते हैं। ठीक है सर। और एट द एंड पे इसका ये रिसोर्सेज हैं कि जहाँ से ये चीजें ली गई। आप लोगों ने मजीद इसके बारे में स्टडी करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। सब कुछ क्लियर है? सर स्लाइड नंबर 15 थोड़ी सी रिकॉल कर दो। जी सर इसमें ये WIJ और WPQ जो है IQ है, ये थोड़ा सा WIJ मतलब पहला जो वर्ड बनेगा। अब हम लोगों ने W के अंदर IJ को पढ़ना है। I टर्म है, J डॉक्यूमेंट है, यानी के डॉक्यूमेंट के अंदर I कितनी दफा आया, और दूसरे W के अंदर IQ, I टर्म है और Q क्यूरी है, यानी कि टर्म उस क्यूरी के अंदर कितनी दफा आई है। तो ये पीछे ये जो सिम डी जैसे होता है ना टर्म, हम लोगों ने काउंटिंग की थी ना T1 T2 T3, जी जी, तो मतलब वही है ना कि T1 के लिहाज से ये टर्म इस डॉक्यूमेंट में कितनी दफा आई है, T2 के लिहाज से इस डॉक्यूमेंट में कितनी दफा आई है, ये इस तरह 1 बाय 1 निकलते जाएंगे ना। जी जी, जैसे ये निकाले हुए हैं, जी जी, ये डॉक्यूमेंट 1 के लिहाज से निकाले, फिर डॉक्यूमेंट 2 के लिहाज से निकाले, यानी कि टर्म आई इन डॉक्यूमेंट J 0 के अंदर, यानी कि 1 के अंदर जो हमारे पास आ रहा है, मतलब 0 डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मतलब टर्म 2 दफा जो आई है मेरे पास। ये भी 0 डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 3 मतलब जो मेरे पास डॉक्यूमेंट टर्म थी वो मैच की है, और ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर मेरे पास ये जो 5 वाली है वो मैच हुई है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जब सम अप करूंगा तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट निकल आएगा। ये मेरा इस समीशन का आंसर है। जब हमारे पास टर्म बढ़ती जाती है, डॉक्यूमेंट बढ़ते जाते हैं, तो हम लोग इस चीज को इस तरह राइट अप करते हैं कि W यानी कि टर्म I इन डॉक्यूमेंट J और टर्म I इन क्यूरी।
इन दोनों को क्यूरी को डॉक्यूमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके एक हो जाएगा। जी जी फिर आई के अंदर एक इंक्रीमेंट आ जाएगा, आई के अंदर 2 आ जाएगा। फिर T2 को देखूंगा डॉक्यूमेंट के अंदर भी और क्यूरी के अंदर भी, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे फिर चौथी, इस तरह हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उनको आपस में ऐड करते जाएंगे। जी। सर इसमें ये 10 वैल्यू आई हुई है, 2 है, तो हम सिमिलरिटी हम कहेंगे कि डॉक्यूमेंट 1 के लिहाज से ज्यादा है। हाँ जी, डॉक्यूमेंट 1 मेरा ज्यादा सिमिलर है मेरे। इसका क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। अच्छा मुदस्सिर एक बात तो बताओ, ये 0 कहां से आएगा? ये 0 सर, ये हाँ, जो T1 का कोफिशिएंट है वो वाला है, वो वैल्यूज है T1 T2 और T3 के। ठीक हो गया, मतलब समझ लग गई अब। जी जी सर। ठीक है, फिर ओके, एंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू।